नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर पेस्ट के लिए हम देख रहे थे राजनीति विज्ञान। आज हमारी क्लास नंबर 14 रहेगी, जिसके अंदर हम देखेंगे संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में। दोस्तों, संपूर्ण जो संसद से आज तक के क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार से एग्जाम में आते हैं, वो संपूर्ण जानकारी आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं। तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहें, वीडियो को देखते रहें। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर क्लास 1 से लेकर 13 तक आप अटेंड करना चाहते हैं और इतिहास की जो इतिहास विषय है पेपर पेस्ट में उसकी क्लासें अटेंड करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर कर सकते हैं। पीडीएफ आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। जल्दी से सभी साथी एक बार शेयर जरूर कर दें। मित्रों, बात करते हैं हम संसद की, तो बात आती है कि कौन से अनुच्छेद में है संसद का वर्णन। पहला क्वेश्चन बनता है यहां से, तो अनुच्छेद 79 के अंदर आपको मिलेगा वो संसद का वर्णन मिलेगा, अनुच्छेद 79 में। मित्रों, संसद के 3 भाग माने जाते हैं, जो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। संसद है, अगर इसको हम समझे कि संसद द्विसदनात्मक है, वो तो सदन की बात की जाए तो लोकसभा और राज्यसभा है। इसके क्षेत्र की बात की जाए तो एक राष्ट्रपति है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। राष्ट्रपति के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी पहले क्लासों के अंदर ले ली है, राष्ट्रपति हमने संपूर्ण पढ़ लिया है। आज हम संसद के लोकसभा यानी 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में यहां पर अध्ययन करेंगे। दोस्तों देखिए मित्रों, लोकसभा की अगर बात की जाए तो लोकसभा का जो वर्णन है वो मिलेगा आपको अनुच्छेद 81 में, और राज्यसभा का जो है वर्णन वो मिलेगा अनुच्छेद 80 के अंदर। अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 80, लोकसभा अनुच्छेद 81 में, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में। समझना दोस्तों। अब आगे चलिए मित्रों। अब दोस्तों यहां पे मैं आपके सामने ये नोट्स की तरह है, तो एक एक चीज को पढ़ते जाइए, यहां से मैं हर एक चीज है आपको वो समझाता जाऊंगा। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। भारत की संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा इनसे मिलकर यानी इन तीनों से मिलकर बनती है। दोस्तों, संसद के निचले सदन को, द्विसदनात्मक है ना संसद हमारी, द्विसदन है वो द्विसदनात्मक है, तो जो निचला सदन है उसको लोकसभा और जो ऊपर का सदन, उच्च सदन है उसको राज्यसभा कहा जाता है। निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा। ये नॉर्मल जानकारी है लेकिन देनी जरूरी है। दोस्तों, लोकसभा में जनता का प्रतिनिधित्व होता है, क्योंकि लोकसभा के अंदर वो प्रतिनिधि बैठते हैं जो जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं। राज्यसभा में भारत संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। जो राज्यसभा है इसके अंदर जो प्रतिनिधि बैठते हैं वो सीधे जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, वो राज्य के जो विधायक एमएलए हैं उनके द्वारा चुनकर जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन बने कि संसद का कौन सा सदन है जो सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, वो है आपका लोकसभा। दोस्तों, अब बात करते हैं जो सदस्य है कितने हैं उनके बारे में। राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? जो भारत की राज्यसभा है उसके अंदर अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इसमें से 238 सदस्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे। जो राज्य हैं और जो संघ केंद्र शासित प्रदेश है उनके तो आएंगे 238, और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं, यानी कि मनोनीत किए जाते हैं। याद रखना मित्रों, कुल तो है 250, जिनमें से 238 सदस्य तो राज्य और संघ क्षेत्रों से आएंगे और 12 सदस्य ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अब बात करें वर्तमान, ये तो अधिकतम संख्या बताइए कि 238 तक सदस्य आ सकते हैं और 12 सदस्य मनोनीत राष्ट्रपति करेगा। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में सदस्य है कितने? तो वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, कुल 245 है। इनमें से 233 सदस्य है ना, वो तो कहां से? संघ और राज्य क्षेत्रों से आए हुए हैं निर्वाचित होकर, और 12 सदस्य हैं जो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत है। समझे मित्रों? तो कुल यहां पे समझ में आया आपको? एक बार मैं लिख के बता दूं आप सभी मित्रों को, तो देखिए कुल सदस्य होंगे 250,
कुल सदस्य होंगे 250, जिनमें से 238 सदस्य तो राज्य और संघ क्षेत्रों से आएंगे और 12 सदस्य आएंगे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होकर। वर्तमान में जो हमारी राज्यसभा है उसमें 245 सदस्य है, उसमें 233 सदस्य तो कहां से आ रहे हैं, राज्य और जो संघ शासित प्रदेश है वहां से निर्वाचित होकर, और 12 सदस्य हैं वो कहां से आ रहे हैं, मनोनीत होकर। दोस्तों आगे चलिए मित्रों, अब बात करते हैं जो ये मनोनीत होते हैं ये कौन होते हैं, किनको मनोनीत करते हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा नामित 12 व्यक्ति वह होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष व्यवहारिक अनुभव हो। जो 12 व्यक्ति राज्यसभा में चुने जाते हैं सांसद के रूप में, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, वो साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति चुने जाते हैं। दोस्तों देखिए, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्यसभा के लिए अपने प्रतिनिधियों की निर्वाचन किया जाता है। समझना यहां से क्या कहना चाहता है, जो प्रत्येक राज्य के विधानसभा है, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो अपने राज्य के, जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से राज्यसभा में 10 सदस्य हैं। ये 10 सदस्य, इनको चुनता कौन है, राजस्थान की जो विधानसभा है उसके सदस्य, निर्वाचित सदस्य वो, और इनकी जो पद्धति है वो कौन सी है, जो हमने राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति है, वही पद्धति यहां पे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राज्यसभा सदस्य हैं उनका चुनाव होता है। दोस्तों भारत में राज्यों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, समान प्रतिनिधित्व नहीं है, क्योंकि राजस्थान से आपको 10 मिलेंगे तो गुजरात से अलग मिलेंगे, पंजाब से अलग मिलेंगे, यूपी से अलग मिलेंगे, एमपी से अलग मिलेंगे, समान किसी से नहीं है। हर राज्य के अलग अलग है जो प्रतिनिधि है जो राज्यसभा में चुनकर जाते हैं। मतलब भारत के सभी राज्यों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। यह हुई राज्यसभा के बारे में बात करते हैं लोकसभा के अंदर। तो मित्रों लोकसभा में अधिक से अधिक 550 सदस्य हो सकते हैं। बहुत सारे मेरे साथी हैं जो ये मांग करेंगे, क्योंकि आप किताबें पढ़ रहे हैं और साल 2 साल पुरानी आपकी किताब हो सकती है, तो वहां पर 552 सदस्य लिखे हुए मिल सकते हैं आपको। वर्तमान में एक बात कहूं आपको, 104वां संविधान संशोधन किया था मोदी सरकार ने 2019 में, जो जनवरी 2020 से लागू हुआ, उसके द्वारा जो लोकसभा में 2 मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते थे उनको हटा दिया गया। तो कुल सदस्य कितने रह गए हैं, 550 रह गए हैं। समझना मित्रों, तो लोकसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य बन सकते हैं, 550 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से राज्यों के प्रतिनिधि कितने होंगे, 530 राज्य और संघ शासित जो क्षेत्र है उनसे, और 20 प्रतिनिधि 530 तो होंगे राज्यों के प्रतिनिधि, और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे 20। दोस्तों तो राज्यों से कितने आएंगे, 530, संघ क्षेत्रों से कितने आएंगे, 20। ये याद रखना है आपको। लेकिन बात वर्तमान की करें तो वो आगे करेंगे। पहले ये 552 से 550 क्यों हुई, देखिए 1952 से 2020 तक 2 व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय में से नाम निर्दिष्टित किए जाते थे, यानी मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा। 1952 से 2020 तक एंग्लो इंडियन समुदाय से निर्दिष्टित किए जाते थे, लेकिन इनको हटा दिया गया है 104वें संविधान संशोधन 2019 से, जो जनवरी 2020 से क्या हो गया, लागू हो गया। दोस्तों मतलब लोकसभा में जो 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनीत होते थे अब वो नहीं होंगे। बात करते हैं वर्तमान के अंदर लोकसभा की सदस्य संख्या की। तो वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या है 543। आपको 545 बुकों के अंदर मिलेगी, लेकिन है कितनी, 543 है, क्योंकि 2 जो है मनोनीत नहीं है। यह सदस्य संख्या 2026 तक अपरिवर्तनीय है। दोस्तों आगे चलते हैं मित्रों, आगे देखते हैं लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 326 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को मताधिकार है। अनुच्छेद 326 ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है मित्रों। आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ बहुत सारे मेरे साथी हैं जो अदर एग्जामों की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है।
जो मताधिकार दिया गया है नागरिकों को वो कौन से अनुच्छेद से मिलता है? अनुच्छेद 326 से मिलता है दोस्तों। तो देखिए मित्रों, लोकसभा के जो सदस्य है उनका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर राज्य की जनता के द्वारा किया जाता है। जो जितने राज्य, जैसे राजस्थान से लोकसभा के अंदर कितने सांसद चुनकर जाते हैं? 25 सांसद चुनकर जाते हैं। तो सांसद है वो अपने क्षेत्र से जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मत का प्रयोग करके चुना जाता है दोस्तों। आगे देखिए, लोकसभा में केवल अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया गया है, अन्य किसी को नहीं। लोकसभा के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, इनको आरक्षण है, इनकी सीटें रिजर्व है। उन सीटों पर सिर्फ SC ST के ही उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता, यह तो आप सभी को पता है, क्योंकि हर जो वहां राज्यसभा है उसमें 33% सदस्य हर दूसरे साल नए बनते जाते हैं, पुराने हटते हैं नए बनते जाते हैं। इस तरह उसका विघटन नहीं हो सकता, वो रेगुलर बनती रहती है। समझे मित्रों? लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष अनिश्चित है। 5 वर्ष ये तो है कि लोकसभा का 5 वर्ष है, लेकिन राष्ट्रपति इससे पहले भी इसको क्या कर सकता है? विघटित कर सकता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो 5 वर्ष करना है, लेकिन है एज निश्चित, ये नहीं है कि एक बार लोकसभा बन गई तो वो 5 वर्ष रहेगी, ये फिक्स नहीं है। 5 वर्ष से पहले भी उसको विघटित किया जा सकता है, लेकिन इससे पूर्व भी इसका विघटन राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर किया जा सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा का विघटन 5 वर्ष से पूर्व भी कर सकता है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। बात करें अनुच्छेद 352 की, तो अनुच्छेद 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। जो राष्ट्रीय आपात लगता है वो लगता है 352, अनुच्छेद 352 के द्वारा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर जो लोकसभा है इसका कार्यकाल अगर संसद बढ़ाना चाहेगी, लोकसभा बढ़ाना चाहेगी, तो एक साथ अगर जैसे ही के कार्यकाल बढ़ाना तो 1 वर्ष तक बढ़ाएगी। यह नहीं है कि वो 6 महीने नहीं, 1 वर्ष ही बढ़ेगा। समझे मित्रों? एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, तथा आपातकाल में न रहने पर यह अवधि 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। अगर आपातकाल हट गया तो 6 माह के बाद जो चुनाव है वो वापस करवाने होंगे दोस्तों। राज्यसभा का सदस्य 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है। हम जो लोकसभा की बात कर रहे हैं तो लोकसभा का जो सदस्य बनेगा वो 5 वर्ष के लिए बनेगा, और राज्यसभा का जो सदस्य बनेगा वो कितने? 6 वर्ष के लिए बनेगा मित्रों। संसद सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है। ये योग्यताएं हैं संसद का, अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको भारत का नागरिक होना आवश्यक है। यह जानकारी आपको याद रखनी है कि संसद के अंदर 33% सदस्य दूसरे साल नए बन जाते हैं। हर 2 साल से 33% सदस्य, जैसे 33% इस साल नए बने तो 2 साल बाद में जो पुराने हो, जिनके 6 साल पूरे हो गए 33% उनके बन जाएंगे, फिर 2 साल बाद में 33%। इस प्रकार ये रेगुलर चलती रहती है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष तथा राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए 30 वर्ष से कम उम्र नहीं होनी चाहिए। तो यह है कि न्यूनतम उम्र लोकसभा में 25 है, राज्यसभा में कितनी है? 30 वर्ष है दोस्तों। आगे देखिए, किसी संसद की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित विवाद का अंतिम विनिश्चय चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। संसद की जो योग्यता या अयोग्यता है उससे संबंधित अगर विवाद हो जाता है तो उसका अंतिम निर्णय राष्ट्रपति करेगा, परामर्श लेगा किसका? चुनाव आयोग का दोस्तों। आगे चलते हैं मित्रों, आगे देखते हैं। एक समय में एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। यह नहीं है कि लोकसभा का भी वो सदस्य बन जाए, राज्यसभा का भी सदस्य बन जाए, कभी नहीं। लोकसभा का है तो लोकसभा का रहेगा, राज्यसभा का है तो राज्यसभा का रहेगा। यह नहीं है कि दोनों का वो सदस्य बन सकता है। आगे देखिए, यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। संसद के जो अधिवेशन होते हैं
उनसे अगर कोई सदस्य है जो 60 दिन से अधिक समय हो गया है और उनसे दूरी बनाए हुए है, तो संसद उसकी सदस्यता को समाप्त कर सकती है। मित्रों, लोकसभा नव निर्वाचन के पश्चात अपनी पहली बैठक में, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य प्रोटेम स्पीकर करता है, अपना अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुन लेती है। समझिए मित्रों, यहां पे जैसे ही जो चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद में नई लोकसभा बनती है, तो लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य रहेगा। तो जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलाते हैं प्रोटेम स्पीकर। अब ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर दोस्तों संसद के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए नियुक्त किया जाता है। यह एक वरिष्ठतम सदस्य होता है, सांसद होता है, जिसने सबसे अधिक उम्र हो या सबसे अधिक बार वहां पर चुनाव जीतकर वो गए हुए हो। तो जो नए चुनाव हैं उनके अंदर जो सबसे अधिक जिनकी उम्र और चुनाव जीते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। यह जो संसद के सदस्य है उनको क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए मित्रों, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष संसद के जीवन काल तक अपना पद धारण करता है। संसद के जीवन काल मतलब जब तक यह सरकार चलेगी, जो सरकार बनी है वो जब तक चलेगी तब तक जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है वो अपने पद धारण करते हैं। अध्यक्ष दूसरी नवनिर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक के पूर्व तक अपने पद पर बना रहता है। जो अध्यक्ष बनाया जाता है ना लोकसभा का, जैसे ओम बिड़ला वर्तमान में अध्यक्ष हैं, तो ये जब तक आगे चुनाव होंगे, चुनाव होकर नई जो सरकार बनेगी, नए सांसद आएंगे और उनकी पहली बैठक होगी, जब पहली बैठक होगी उससे पहले तक है जो ओम बिड़ला ही क्या रहेंगे? अध्यक्ष रहेंगे। दोस्तों यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य नहीं रहते हैं तो वह अपना पद त्याग करेंगे। अगर जो अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है वो लोकसभा के सदस्य ही नहीं है फिर भी लोकसभा के अध्यक्ष हैं, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है, उनको अपना पद भी छोड़ना पड़ेगा। बात आ जाती है कि अध्यक्ष है वो त्याग पत्र किसको देगा या उपाध्यक्ष त्याग? अध्यक्ष तो देता है उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष देता है अध्यक्ष को। क्या? त्याग पत्र। दोस्तों 14 दिन की पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। अगर आपको ऐसा लगे कि अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है उनको पद से हटाना है, तो 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को सूचित करना होगा। फिर जो सदस्य हैं उनके बहुमत से पारित संकल्प पत्र के द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हम हटा सकते हैं। ऐसे में अगर ऐसा हो जाता है कि जो मत पड़ते हैं संसद में, लोकसभा में, वो अगर 50-50 हो जाते हैं, 50-50 बराबर मत आ जाते हैं, तो निर्णायक मत है वो अध्यक्ष वहां पर दे सकता है। अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। दोस्तों आगे चलिए दोस्तों बात करते हैं विधेयकों के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निश्चय लोकसभा अध्यक्ष करता है तथा उसका निश्चय अंतिम होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा, और उसने जो कह दिया है वो अंतिम फैसला होगा। दोस्तों दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जिसके बारे में हमने राष्ट्रपति के समय पढ़ लिया था। राष्ट्रपति अध्यक्ष जो राष्ट्रपति है संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाता है, संयुक्त बैठक बुलाता है और इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। दोस्तों अनुच्छेद 108 के अंदर संयुक्त बैठक का प्रावधान है। दोस्तों राज्यसभा का सभापतित्व है भारत का उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में वेंकैया नायडू है जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति है। राज्यसभा अपना एक उपसभापति का भी निर्वाचित करती है जो वर्तमान में है हरिवंश नारायण सिंह। दोस्तों समझे मित्रों, साधारण विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। साधारण विधेयक है या संविधान संशोधन विधेयक चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। लेकिन दूसरे सदन, अगर राज्यसभा में है तो लोकसभा से, लोकसभा में तो राज्यसभा से भी बाद में इनको बहुमत के द्वारा साबित होना चाहिए। आगे चलते हैं मित्रों, आगे देखते हैं धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है और धन विधेयक में राज्यसभा कोई संशोधन नहीं कर सकती है।
धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन में अपनी सिफारिशों के साथ वापस कर देती है। समझना यहां से, धन विधेयक, पहले क्वेश्चन बनता है धन विधेयक कौन से सदन में? लोकसभा में। धन विधेयक में कौन सा सदन परिवर्तन नहीं कर सकता है, संशोधन नहीं कर सकता है? राज्यसभा। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन। 14 दिन तक वो रोक के अगर उसमें कुछ सुझाव देने हैं, कुछ सिफारिशें देनी है तो सिफारिशें दे सकती है, या जैसा है वैसा लोकसभा को लौटा सकती है दोस्तों। साधारण विधेयक को दूसरा सदन 6 माह तक रोक सकता है। धन विधेयक को छोड़कर अगर साधारण विधेयक है जो लोकसभा में पेश हुआ, राज्यसभा में गया है, राज्यसभा में पेश हुआ है, लोकसभा में गया है, तो उसको 6 माह तक दूसरा सदन रोक सकता है। साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित कर सकता है। कोई साधारण विधेयक है जिस पर लोकसभा और राज्यसभा में क्या हो गया है? मतभेद। तो ऐसी स्थिति में यहां पर राष्ट्रपति करता है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और उसके द्वारा उस पर विचार करता है। साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में पृथक रूप से 3 वाचन होते हैं। तदुपरांत राष्ट्रपति के अनुमति हस्ताक्षर से अधिनियम बन जाता है। जो कोई भी साधारण विधेयक है उसमें लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, यानी दोनों सदनों में 3 वाचन होते हैं और उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति ने अगर उस पर हस्ताक्षर कर दिए तो वो बन जाएगा नियम, अधिनियम बन जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं मित्रों। आगे देखिए, भारत की संचित निधि पर राष्ट्रपति, संचित निधि से वेतन भत्ते कहां कहां जाते हैं ये देखिए। संचित निधि से राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति व उपसभापति के वेतन भत्ते आदि तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन बारित होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, समझे मित्रों, और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनकी पेंशन, बाकी के तो वेतन भत्ते और पेंशन, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनकी पेंशन, ये जाती है भारत की संचित निधि से। यह हमारा संविधान कहता है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे देखिए, कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना अधिनियम नहीं बनता है, भले ही वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया हो। अनुच्छेद 111 के अनुसार जब भी विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष उनकी अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति, यानी कि हमारे पास विधेयक है, साधारण विधेयक है, अगर उसको नियम बनाना है तो राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी है। राष्ट्रपति के अनुमति के बिना उसको अधिनियम नहीं बनाया जा सकता है। दोनों सदनों से पारित है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है उस पर देखिए। विधेयक पर अनुमति दे सकता है, विधेयक है उस पर अपने हस्ताक्षर कर सकता है, वह अनुमति रोक लेता है, अनुमति है उसको नहीं देगा, रोक लेगा। यदि वह धन विधेयक नहीं है तो अपने सुझाव के साथ या उसके बिना पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। पहला तो आते अनुमति दे सकता है, अगर नहीं देना है तो वीटो पावर का प्रयोग करेगा, उसको रोक लेगा, या धन विधेयक नहीं है अगर कुछ अलग है तो सुझाव के लिए कुछ सुझाव देगा और उसमें परिवर्तन के लिए बोलेगा, या बिना सुझावी के इस पर आप पुनर्विचार करो, संसद को लौटा सकता है दोस्तों। आगे देखिए यहां पे, यदि संसद संशोधन रहित या संशोधन सहित उस विधेयक को पुनः पारित कर देती है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति नहीं रोक सकता। राष्ट्रपति ने उस विधेयक को अपने पास नहीं रखा, संसद को दे दिया वापस पुनर्विचार के लिए। संसद ने चाहे उस पर पुनर्विचार किया, उसमें संशोधन किया या नहीं किया, लेकिन वापस राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष एक वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाता है, जिसे सामान्य शब्दों में बजट कहा जाता है। इसमें भारत सरकार की प्राप्तियों और व्ययों का विवरण होता है। यह जो बजट आता है ना, यह आता है अनुच्छेद 112 के अनुसार, राष्ट्रपति लेकर आता है अनुच्छेद, जो बजट है वो। हाँ, काम तो करेंगे वित्त मंत्री उस पर, लेकिन रखवाता कौन है? यह बजट है जो संसद में कौन किसके कहने पे आता है? राष्ट्रपति के। प्रत्येक वित्त वर्ष के अंतर यह रखा जाता है
और बजट में होता क्या है कि हमें इतनी आय प्राप्त हुई और इतना हमने व्यय किया। दोस्तों, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित प्राक्कलन संसद में मतदान के लिए पेश नहीं किए जाते, किंतु संसद में मतदान के लिए खर्चे की मद पर बहस का अधिकार होगा। जो संचित निधि है उसमें जो भारित व्यय है उसके लिए जो प्राक्कलन संसद है उसमें मतदान के लिए कोई भी जो है प्रस्ताव नहीं हो सकता है। हाँ, बहस वहां पर हो सकती है। दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं कर दिया जाता तब तक भारत की संचित निधि से कोई धनराशि नहीं निकाली जा सकती है। विधेयक जब तक पारित नहीं तब तक संचित निधि से कोई धनराशि नहीं निकाल सकता, अनुच्छेद 114 कहता है। विनियोग विधेयक के पारित होने से पहले यदि सरकार को रुपयों की आवश्यकता हो तो इसके लिए अनुच्छेद 116 के अंतर्गत लोकसभा लेखा अनुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। दोस्तों, यह था हमारा संसद टॉपिक। नॉर्मल जानकारी के साथ तो आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, डीपली जानकारी दी है मित्रों संसद से, और शायद आशा रखता हूं इनसे बार आपको क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा और बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारा सिलेबस हो जाएगा एक बार, तो हर टॉपिक के इसी प्रकार क्वेश्चन भी हम आपके सामने रखेंगे। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।